तो अब हम बात करेंगे ट्रम्प के जीतने के वर्ल्ड पे इम्पैक्ट्स। इलॉन मस्क ने ये चीज़ कही थी कि ये अमेरिका का लास्ट इलेक्शन है कि ट्रम्प जो है वो मास डिपोर्टेशन करने वाला है इलीगल इमिग्रेंट्स का, जिसको वो यूँ कहते हैं आई विल बिल्ड अ वॉल। तो यूएस में आज भी मेजर ट्रांजैक्शन सारे कैश में होते हैं। राइट, डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे या फोकस। ट्रम्प ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट नहीं करते बिकॉज somehow he thinks it's expensive or it may actually be एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। उसको उस पे जो सब्सिडीज मिलती है उसको मैं थोड़ा कम करूँगा। इसका काफ़ी फर्क पड़ता है एनवायरनमेंट पे और इकोनॉमी पे भी। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स मोर कंजर्वेटिव पीपल टू टेक द प्लेसेस ऑफ द हेड्स इन दीज केसेस, तो कंट्री ऑटोमेटिकली एक कंजर्वेटिव डायरेक्शन लेने लगेगी। अभी फिलहाल ऑयल की जो प्राइसेस है उसका मेजर जो कंट्रोल है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में है, या तो रशिया में या तो चाइना पे है। सो अमेरिका के अंदर ही ऑयल का एक्सट्रैक्शन, ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन होगा, तो उससे जो प्राइस का कंट्रोल है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से, रशिया से, चाइना से थोड़ा हट के अमेरिका के पास यूएस भी के थोड़ा आ पास जाएगा। या ट्रम्प के इलेक्शन की वजह से चाइना पे क्या फर्क पड़ेगा? अमेरिकन को चाइना से सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कम दाम में बना के दे रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम भी है कि क्योंकि वो लोग वहाँ पे इन गैजेट्स को बना रहे हैं तो वो उन्हीं गैजेट्स की चीप कॉपीज भी बना लेते हैं। जब यूएस का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर वापस आएगा और बढ़ के, तो उससे इंडिया के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और कि ये लेफ्ट लीनिंग है, ये राइट लीनिंग है, ये कम्युनिस्ट है, ये कैपिटलिस्ट है, ये लिबरल है, ये वोक है, ये कंजर्वेटिव है। एक्चुअली इन टर्म्स का मीनिंग क्या है? सो पिछली वीडियो में तो हमने डिस्कस कर लिया था कि यूएस का जो वोटिंग सिस्टम, इलेक्शन का सिस्टम होता है वो क्या होता है। उसकी सिवाय ट्रम्प के जीतने के रीजंस क्या थे और उसका प्रोमिसेस क्या थे यूएस के अंदर लेके, सारी की सारी। तो अब हम बात करेंगे ट्रम्प के जीतने के वर्ल्ड पे इम्पैक्ट्स। तो उससे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यूएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। राइट। सो यार, रिसेंटली जो रोगन एक्सपीरियंस पे इलॉन मस्क ने ये चीज़ कही थी कि ये अमेरिका का लास्ट इलेक्शन है। और ये जो स्टेटमेंट है ये मैं कई जगहों पे सुन चुका हूँ एक्चुअली। ट्रम्प का ये चीज़ कहने के पीछे रीज़न ये था कि जो डेमोक्रेट्स हैं, जो कमला हैरिस की पार्टी है, वो सिस्टमेटिक ढंग से स्विंग स्टेट्स के अंदर इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको लेके आ रहे हैं और उनको वहाँ पे बसा रहे हैं। तो अमेरिका में एक्चुअली जो फाइनली कौन जीतने वाला है इसका डिसीजन स्विंग स्टेट्स के बेसिस पे ही होता है। वहाँ पे जो लोग, जो रेड स्टेट्स जो होते हैं और जो ब्लू स्टेट्स होते हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जो होते हैं, वो मतलब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लोग 100% उसी को ही वोट करने वाले हैं, उसी पार्टी को ही वोट करने वाले हैं, वो पहले से ही पक्का होता है। इट्स द स्विंग स्टेट्स दैट डिसाइड कि फाइनली अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है। तो इलॉन मस्क सेड दिस कि डेमोक्रेट सिस्टमेटिक ढंग से इन लोगों को यहाँ, इन इलीगल इमिग्रेंट्स को इन स्विंग स्टेट्स के अंदर सेट कर रहे हैं ताकि अल्टीमेटली ये सारे स्विंग स्टेट्स जो हैं ये उन्हीं की पार्टी को वोट करें। और अगर ऐसा हो जाता है, इफ़ दे मेक श्योर दैट स्विंग स्टेट्स के अंदर हमेशा हमेशा के लिए एक ही पार्टी को वोट जाने लगे, तो दैट वुड मेक श्योर कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अमेरिका के अंदर एक ही पार्टी जो है वो जीतेगी। सो यूएसए में ट्रम्प के आने का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होने वाला है वो यही है कि ट्रम्प जो है वो मास डिपोर्टेशन करने वाला है इलीगल इमिग्रेंट्स का। और इसके अलावा उनके जो मेक्सिको का जो बॉर्डर है जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स अंदर आते हैं, क्रॉस करते हैं टूवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स, उसको वो बंद करेंगे, जिसको वो यूँ कहते हैं आई विल बिल्ड अ वॉल। तो दैट्स वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट ही इज़ गोइंग टू डू। या सो उसकी सिवाय इवन आफ्टर बीइंग सच अ बिग, सच एन एडवांस इकोनॉमी, यूएस में आज भी मेजर ट्रांजैक्शन सारे कैश में होते हैं। तो अभी रिसेंटली ट्रम्प इंडिया में भी आए थे, तब भी उनको ये देख के बहुत, वो बहुत इम्प्रेस हुए
कि इंडिया के अंदर मोस्टली सारे ट्रांजेक्शन अब यूपीआई से या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं। राइट सो ट्रम्प ने ये भी बोला कि वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूएस के अंदर। राइट, डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे या फोकस। या उसकी सिवाय ट्रम्प क्रिप्टो को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो यूएस के अंदर जो क्रिप्टो पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी ट्रम्प कम करेंगे। हम्म। और इन जनरल स्पीकिंग अभी ग्रीन एनर्जी को पूरा वर्ल्ड थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करता है, बट ऑन दी अदर हैंड ट्रम्प ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट नहीं करते बिकॉज somehow he thinks it's expensive or it may actually be। विच इट इज। या या सो ट्रम्प ने बोला कि मैं जो भी अभी फिलहाल ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज़ होती है लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, उसको उस पर जो सब्सिडीज मिलती है उसको मैं थोड़ा कम करूँगा। उसकी सिवाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो लोग लेते हैं उस पर भी यूएस के अंदर बहुत सारी सब्सिडीज रिलैक्सेशंस मिलते हैं, उसको भी ट्रम्प कम करेंगे। और उसकी सिवाय जो यूएस के अंदर रेगुलेशंस लगे हुए हैं ग्रीन एनर्जी पे, जो कि प्रमोट करता है कि लोग ट्रेडिशनल एनर्जी के सोर्सेज का कम यूज़ करें और ग्रीन एनर्जी सोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करें, वो रेगुलेशंस को कम करेंगे ट्रम्प, जिससे कि लोग ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का जो कि थोड़े चीपर सोर्सेज हैं उनका थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें, सो एज टू प्रमोट यूएस के अंदर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और पैसा यूएस के अंदर ज़्यादा है इसके लिए। राइट, इसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट पे और इकोनॉमी पे भी। हाँ। इसके अलावा एक कंट्री की पॉलिसीज डिसाइड करने वाले जो लोग हैं वो भी उस कंट्री को एक डायरेक्शन देते हैं। हम्म, तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं एंड प्रेसिडेंट जो होते हैं ये डेफिनेटली कंट्री को डायरेक्शन देते हैं, बट इसके अलावा कई ऐसी एजेंसीज भी हैं जिसके जो हेड्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि कंट्री किस डायरेक्शन में जाएगी। जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ये जो तीनों एजेंसीज के जो हेड्स हैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिसाइड करते हैं कि कंट्री किस डायरेक्शन में जाएगी, एंड इन तीनों एजेंसीज के हेड्स को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंसी के पास होता है। सो if the president wants more conservative people to take the places of the heads in these cases, तो कंट्री ऑटोमेटिकली एक कंजर्वेटिव डायरेक्शन लेने लगेगी। तो आई थिंक another major impact that the election winning of Trump would have is कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इन एजेंसीज के हेड्स के अंदर बहुत कंजर्वेटिव लोगों को हायर करेंगे, जिससे कि कंट्री दोबारा एक कंजर्वेटिव डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगी। और फिलहाल यूएस वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर्स है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ट्रम्प ने ये भी बोला है कि वो अमेरिका को रियल सेंस में आत्मनिर्भर बनाएंगे और राइट इसका मतलब वो बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट्स को कम से कम करेंगे और वो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग सारी इन हाउस मतलब कि यूएस के अंदर अंदर ही करेंगे। ठीक है, उसके सिवाय उनने, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, उनने फ्रैकिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम करने का बोला है। सो अभी फ़िलहाल ऑयल की जो प्राइसेस है उसका मेजर जो कंट्रोल है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में है, या तो रशिया में या तो चाइना पे है। सो अमेरिका के अंदर ही ऑयल का एक्सट्रैक्शन, ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन होगा, तो उससे जो प्राइस का कंट्रोल है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से, रशिया से, चाइना से थोड़ा हट के अमेरिका के पास यूएस भी के थोड़ा आ पास में। जाएगा। या सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। ड्रिल बेबी ड्रिल। या So yeah, that's a important point again. यूएस में और भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि ट्रम्प इज़ प्रो लाइफ सपोर्टर, एंटी अबॉर्शन लॉज के ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आएगी। बट ये यहाँ तक आई थिंक यूएस के अंदर जो डिफरेंसेस आने वाले हैं वो हमारे पिछले वीडियो से भी कुछ पॉइंट्स हम ले सकते हैं, और जो हमने अभी डिस्कस किए हैं वो भी हो सकता है। तो फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट वुड द डिफरेंसेस बी ऑन अ वर्ल्ड स्केल। ट्रम्प के यूएस के प्रेसिडेंट बनने पे क्या फ़र्क आएगा? तो सबसे पहले अमेरिका जो है वर्ल्ड की कई ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, जैसे कि नेटो या ईयू।
ईयू का सपोर्टर है ट्रम्प। तो ट्रम्प की जो ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उसकी वजह से ट्रम्प इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो पॉइंट्स हैं, इनके जो स्ट्रक्चर हैं, इधर उससे ट्रम्प वापस पीछे जाना शुरू कर देंगे या इनके सारे पॉइंट्स को वो रिविजिट करने का ट्राई करेंगे हम्म। कि भाई आप इसमें रूल्स जो हैं वो हमारे फेवर में नहीं है, इसमें अमेरिका फर्स्ट रूल्स आप लेके आओ। और उस चीज के ही अकॉर्डिंग ट्रम्प एक और जो पॉइंट वर्ल्ड इकोनॉमी पे या वर्ल्ड पे जो करने वाले हैं वो ये है कि हर कंट्री पे टैरिफ बढ़ाएंगे हम्म। कि भाई अगर तुम यूएस में कोई सामान भेज रहे हो तो उस पर मैं टैरिफ इतना ज़्यादा कर दूंगा कि जो भी आदमी इंपोर्ट कर रहा है इसको, हमारे यूएस से जो आदमी इसको जो भी इंपोर्ट कर रहा है उसका उतना ही पैसा लगने लग जाए जितना कि वो अपने यहीं पे मैन्युफैक्चर कर रहा होता तो लगता, हम्म। ताकि अगेन वो खुद यूएस के लोकल वर्कर्स को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके, ज़्यादा पैसे दे सके। तो ये डेफिनेटली एक वर्ल्ड पे एक इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, अमेरिका फर्स्ट को रखने से और टैरिफ्स को बढ़ाने से एक एक डिफरेंस आएगा। ये एक मेजर इम्पैक्ट मैं मानता हूँ ट्रम्प के आने का। हम्म। उसके सिवाय वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रिटीज़ हैं, जैसे पेरिस ट्रिटी, जो कि वर्ल्ड के अंदर पोल्यूशन को रोकने के लिए ग्रीन एनर्जी को मोर प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। ट्रम्प ने ये भी बोला कि वो एनवायरनमेंट के कंजर्व करने वाली जो भी ट्रीटीज़ वगैरह है उनसे एग्जिट ले लेंगे, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्रमोट अमेरिका मोर एंड मोर। और वो इस वजह से कोई सी भी हदों को पार कर देंगे, उसके वजह से वो कहीं नहीं रुकेंगे। अगर उनके ऊपर कोई रेगुलेशन लगाएगा तो वो उस रेगुलेशन से भी एग्जिट ले लेंगे। दिस ट्रू, इज व्हाट ट्रम्प इज सेइंग करेंटली। ट्रू। आई रियली थिंक कि अपने खुद के कंपनी के वर्कर्स को प्रमोट करना उस कंपनी के लिए पॉजिटिव रहता है बजाय चीज़ों को बाहर भेजने के। बट अगर आप उसमें अपनी कंपनी के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर आप पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहे हो, अगर आपको प्रमोट करने की वजह से आप ही के खुद के ही लोगों पे फ़र्क पड़ रहा है, हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है, तो क्या ये इतना अच्छा डिसीजन है या नहीं? यू नो ये तो टाइम पे ही पता चलेगा। इसके अलावा ट्रम्प के आने से जो अभी वर्ल्ड के अंदर टू मेजर वॉर्स जो चल रहे हैं उसके बारे में अब अपन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन अमंग्स दोज इज इजराइल हमास वॉर। ये अगेन दिस इज अनदर थिंग जो कि मोरालिटी को क्वेश्चन करने के लिए के डायरेक्शन में जाती है कि इट्स ट्रू कि हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था एंड इसराइल हैज़ एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, जो कि ट्रम्प भी इसी फेवर में है कि इसराइल हैज़ एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। बट उसके रिटेलिएशन में इसराइल ने अब हमास के कितने लोगों को मार दिया है, इतने अनकाउंटेबल लोगों को जो मारा है, क्या ये सही है? तो इस चीज़ पे आई एम अ लिटिल कंसर्न कि आर दे गोइंग अ लिटिल ओवर द टॉप, वो भी इनोसेंट लोगों को। स्पेशली इनोसेंट लोगों को। मतलब इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी एंड मोरालिटी या कि अपन इफ एनी इनोसेंट पर्सन इज सफरिंग ड्यू टू योर एक्शंस देन इट्स नॉट राइट, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है और रहेगा। बट ट्रम्प के आने के बाद वो और भी प्रो इजराइल डायरेक्शन में जाने वाले। ट्रम्प इज सेइंग कि ईरान को जो हम एड देते थे वो मैं कम कर दूंगा बिकॉज इट्स इनडायरेक्टली फंडिंग द हमास एज वेल। एंड उन्होंने जो बाइडन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि आपने पूरे कंट्री में एक एंटी सेमेटिक हवा, एंटी जूइश एक तरह से सेंटिमेंट को आपने प्रोपोगेट होने दिया। या उस चीज़ को मैं अलाउ नहीं करूँगा बिकॉज इसराइल इज़ वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट अलाय। आई वोंट अलाउ दिस टू हैपन and I will take the necessary steps that we need to take to stop the Israel Hamas war. and Israel is also the only country that is purely Jewish, और कोई कंट्री है नहीं जो कि खुद को सीधे ज्यूस को सपोर्ट करने के लिए कहती। हाँ, जूस आई थिंक
I really I don't know much about the Jewish community because I've never really met them in real life. But I think कि like all people, they are hard working people जो कि they have majority shares in a few businesses and Yeah. shit. So yeah, that makes them formidable. इसके अलावा उससे भी बड़ा जो वॉर जो बहुत ज़्यादा टाइम से चल रहा है वो रशिया और यूक्रेन वॉर है। और इसमें एक बहुत बड़ा जो रशिया यूक्रेन वॉर के होने का जो रीज़न है वो नेटो है। बट नेटो क्या है? या सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने और वर्ल्ड में भी कोई सारी कंट्रीज़ ने एक अलायंस बनाई थी और उसको बोला था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऐसा था कि उनमें से किसी भी एक कंट्री पे कोई नॉन मेंबर अटैक करेगा तो ये मिलके उसको डिफेंड करेंगे उस कंट्री को। हाँ, इट मेक्स सेंस ऑल्सो क्योंकि यूरोप के अंदर जो कंट्रीज हैं वो साइज में और कॉन्जिक्यूटिवली मिलिट्री साइज में बहुत बड़ी नहीं है। या तो इट मेक्स सेंस दैट वो एक यूनियन अपना क्रिएट कर लें जिसे वो नेटो कहते हैं। उसका पार्ट अमेरिका भी है। या और रिसेंटली, एक्चुअली अब तो रिसेंटली भी नहीं रहा, यूक्रेन इसका पार्ट बनने वाला था नेटो का। और सिंस यूक्रेन रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, रशिया को ये अच्छा नहीं लगा, तो रशिया ने क्लियरली यूक्रेन को बोला कि आप अभी नेटो का पार्ट मत बनो। बट यूक्रेन ने उसके लिए कुछ नहीं किया एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये थे कि अभी ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं और रशिया यूक्रेन की, 2 साल से भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। या उसके बाद भी रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है। और वर्स्ट थिंग इज यूक्रेन को यूरोपियन कंट्रीज कई अलेजिडली फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वेपनरी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये वॉर अभी भी चल रही है। बस मतलब देर इज़ नो पॉइंट। सो ट्रम्प ने बोला कि हम इस वॉर को रुकवाएंगे, हम रशिया और यूक्रेन को साथ में, मतलब उनके प्रेसिडेंट्स को बिठाएंगे और उनको एक अंडरस्टैंडेबल ऑफर देंगे। हाँ, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ट्रम्प ने ये चीज़ मतलब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ये बात कह रहा है कि व्लादिमीर पुतिन मे नॉट बी द ह्यूमैनिटेरियन गाय वी ऑल वांट हिम टू बी, बट ही इज़ अ स्मार्ट गाय। इतने सालों से इतने बड़े कंट्री को चलाना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। एंड अगर टेबल पे एक ऐसा पीस ट्रीटी हो जिसके बेसिस पे आप ए यू कैन सेव फेस एंड बी यू कैन एमिकेबली एंड द वॉर, देन वाई वुड ही रेजिस्ट? ही वुड एंड द वॉर। तो ट्रम्प ने ये स्पेसिफिकली ये चीज़ कही है कि मैं जेलेंस्की और पुतिन को एक टेबल पे साथ में लेके आने की कोशिश करूँगा और मैं इस वॉर को जितना ज़्यादा जल्दी हो सके ख़त्म करने की कोशिश करूँ। एक वो एक इंटरव्यू था यार जिसके अंदर सभी लोग यूँ पूछ रहे थे तो क्या आप एंटी यूक्रेन हो, आप प्रो रशिया हो, आप अगर इन दोनों के वॉर को सही मानते हो तो ही जस्ट सेड आई एम एंटी वॉर, आई वांट पीपल टू स्टॉप डाइंग। या एंड दे से कि ही इज़ अ वेरी इरेशनल पर्सन। आउट ऑफ ऑल दिस डिबेट्स मुझे ऐसा लगा कि यार ये कितनी लॉजिकल बात कर रहा है कि यार वॉर ख़त्म हो, लोग मरने बंद हो, तो उससे डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा। वो तो है, बट स्टिल ही डज नॉट प्रमोट ग्रीन एनर्जी, सो ही इज समहाउ नॉट राइट हियर। Every person can have different thought process and different ways of life। कि एजुकेशन में एक तरह की थॉट प्रोसेस है और पॉल्यूशन में अलग है, वॉर में अलग है। दैट इज़ व्हाट मेक्स अ पर्सन, ये बोलते हैं ना हर आदमी की पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होती है कि ही मे नॉट बी राइट इन सेइंग कि हम एंटी पॉल्यूशन जो रेगुलेशन से उनको हटा देंगे, बट ऑन द अदर हैंड ही वांट्स टू कर्ब द वॉर। सो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। या ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रम्प के इलेक्शन की वजह से चाइना पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि अपन ने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि ट्रम्प जो है टैरिफ्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता है और ये स्पेशली चाइना पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, रॉ मटेरियल और स्पेशली आईफोन्स वगैरह, इन सभी फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में होती है। और अमेरिकन्स को चाइना से सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कम दाम में बना के दे रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम भी है कि
क्योंकि वो लोग वहाँ पे इन गैजेट्स को बना रहे हैं, तो वो उन्हीं गैजेट्स की चीप कॉपीज भी बना लेते हैं, बिकॉज दे नो कि या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, किस कॉन्फ़िगरेशन पे क्या क्या चीज़ें लग रही हैं। तो इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हैं ट्रम्प, एंड वो इनके ऊपर इस चीज़ की वजह से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाने चाहेंगे थ्रू टैरिफ्स। इसके अलावा पिछले अपने कार्यकाल के अंदर, अपने पिछले वर्क समिट के टाइम पे कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसको अमेरिका के अंदर बैन हो गया था। वैसे तो इंडिया में भी हुआ है, बट स्पेशली अमेरिका में भी बैन हुआ था, जैसे टिकटॉक। और इसके अलावा हुआवे के फ़ोन्स जो हैं उनको भी उन्होंने बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशंस, ये फ़ोन्स लोगों के पर्सनल डेटा को टैप कर रहे थे। ये इन डेटा को सेव करके वहाँ तक भेज रहे थे। लोगों को एनालाइज करने की जो पावर है वो चाइना को मिल रही थी इन एप्लीकेशंस के थ्रू, इन फ़ोन्स के थ्रू। तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस डालने का जो पिछली बार भी काम किया था, वो इस बार उसको कंटिन्यू भी करेंगे, या राइट। इसके अलावा एक चाइना जो है वो वर्ल्ड स्टेज पे अमेरिका का एक राइवल है, एंड इंडिया ऑब्वियसली, बिकॉज इंडिया और चाइना भी फॉर सम टाइम वी हैव बीन, अपने बीच में थोड़ी टेंशन्स रह चुकी हैं। इस वजह से अमेरिका इंडिया को भी एज अ अलाई ट्रीट करता या है। जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन रीजन के अंदर चाइना अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। स्पेशली जैसे इंडिया के अराउंड जो वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस के ऊपर, बांग्लादेश, श्रीलंका, मोगाडिशु, इस तरह के कंट्रीज़ के अंदर अपने मिलिट्री बेसिस, अपने नेवल बेसिस को जो चाइना बना रहा है, उसके अगेंस्ट अमेरिका जो है वो कई सारे मूव्स करने वाला है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली ये मूव्स थे कि उन्होंने इंडिया को भी अपने मिलिट्री बेसिस कुछ कंट्रीज़ में, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ के अंदर बनाने में मदद की। या इसी के अलावा पैसिफिक ओशन के अंदर भी चाइना की डोमिनेंस को कम करने के लिए अमेरिका बहुत सारे अपनी तरफ से जो डिसीजंस हैं वो लेंगे, और वो स्पेशली ट्रम्प के टाइम पे उनको और स्ट्रेंथन करने का ट्राई करेंगे। दैट इज़ समथिंग जो कि ट्रम्प के आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसके अलावा जब आप अपने सारे के सारे गैजेट्स को, अपने रॉ मटेरियल को, और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स को, क्लोथ्स को, स्पोर्ट्स वेयर को अगर आप एक ही कंट्री से बनवाते हो, तो आप उस कंट्री के हाथ में एक पावर दे देते हो कि अगर वॉर की स्थिति में, जो कि ऑब्वियसली नहीं होने वाला, बट कोई टेंशन की स्थिति में अगर वो इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना अगर बंद कर दे, तो वो आपकी कंट्री को एक बार के लिए स्टैंड स्टिल पे ला सकता है। तो ये जो सप्लाई चेन को डीकपल करने का जो कंसेप्ट है कि यार हम अपनी पूरी डिपेंडेंसी जो है वो चाइना पे नहीं रखेंगे, इस थॉट प्रोसेस को इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प दोनों बहुत प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं कई पॉडकास्ट्स के ऊपर, कई अपने इंटरव्यूज़ के ऊपर, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि यूएसए में ट्रम्प के आने से इन चीज़ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। It will make a big difference on the amount of manufacturing that is being done in China for the US. या एंड ऑल्सो सिंस चाइना का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो सारा एक्सपोर्ट्स ही है। Right. वो मेजर एक्सपोर्टर है, इंडिया में भी बहुत एक्सपोर्ट करता है, यूएस में भी बहुत एक्सपोर्ट करता है। तो एक मेजर एक्सपोर्ट की कंट्री अगर उनके हाथ से चली जाएगी तो उससे चाइना को भी बहुत लॉस होगा। तो इससे उनकी भी एक तरीके से वर्ल्ड डोमिनेशन की जो ट्राई कर रहे हैं वो थोड़ी हैम्पर होगी। सो दैट विल आल्सो बी एडवांटेजेस। Right. या सो उसके सिवाय अब अगर अपन इंडिया पे आते हैं, तो ट्रम्प ने ये बोला कि वो यूएस के बिजनेसेस पे टैक्सेस कम करेंगे। तो उससे क्या होगा, यूएस के बिजनेसेस और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे अपनी खुद की कंट्रीज़ में भी और बाहर की कंट्रीज़ में भी। सो इंडिया के अंदर भी यूएस का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और जब यूएस का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर वापस आएगा और बढ़ के, तो उससे इंडिया के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और मेजरली प्राइवेट सेक्टर में बोले तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सो इसकी वजह से इंडियन यूथ को भी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, स्पेशली एनर्जी, डिफेंस और आईटी सेक्टर के अंदर। Especially IT सेक्टर के अंदर, या मी आई एम अ पार्ट ऑफ द IT सेक्टर, एंड आई नो दैट जब इन्होंने हाउसिंग लोन पे रेट बढ़ा दी थी, तो IT सेक्टर में एक
छोटा मोटा यूँ कह सकते हैं रिसेशन जैसा आ गया था, जहाँ पे सैलरीज रुक गई थी और लोगों को प्रमोशंस बहुत अच्छे नहीं मिल रहे थे. बट now that Trump is coming back, we are all hopeful that it will make a positive impact on the Indian IT sector and other sectors as well. Yeah. या और स्टॉक मार्केट पे भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा सिंस FIIs जो कि होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स वो बढ़ेंगे तो उससे इंडियन मार्केट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. सो उसके सिवाय इंडिया अभी फिलहाल यूएस से ट्रेड सरप्लस में चल रहा है. ट्रेड सरप्लस क्या होता है? उसका मतलब ये है कि हम जितना यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं उससे कम यूएस से इंपोर्ट करते हैं. सो Okay. सो बेसिकली दैट मेक्स अस इन अ ट्रेड सरप्लस. ये फिलहाल अभी इंडिया में चल रहा है और ट्रम्प ने इसके ऊपर ये बोला है कि मैं इंडिया पे टैरिफ्स बढ़ाऊंगा जिससे कि ट्रेड सरप्लस कम हो जाए अनलेस हम कोई एक नेगोशिएशन पे आते हैं. राइट. एक्चुअली इसमें एक बड़ा पॉइंट ये आया था कि इलॉन मस्क अपनी जो टेस्ला की कार्स है वो इंडिया में लोगों को बेचना Yeah. चाह रहा था. बट अपने पॉलिटिकल लीडर्स ने उनको ये कहा कि इंस्टेड ऑफ अस इम्पोर्टिंग द कार्स फ्रॉम यू, आप यहाँ पे एक अपनी एक फैक्ट्री बनाओ जिसके अंदर आप वो कार्स को मैन्युफैक्चर करके यहीं पे लोगों को बेचो. तो उसकी वजह से बेसिकली वी डोंट हैव टेस्ला एज एन ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ या अस. बट उनने उस चीज़ के लिए मना किया तो हमने उनको 200% टैरिफ लगा दिया. राइट. सो कस्टम ड्यूटी एक्चुअली नॉट कस्टम, या सो हाँ, मतलब कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ टैरिफ, राइट. सो या. ट्रम्प के पिछले टर्म के अंदर भी इंडिया और यूएस के बीच में कई सारी आर्म्स डील्स हुई थी. राइट. या और इस बार भी ट्रम्प के सेकंड टर्म में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहेगा. सो होपफुली. और इंडिया एक बड़ा इंपोर्टर है यूएस से बेसिकली आर्म्स का, क्योंकि बहुत बड़ी आर्म्स की कंपनीज यूएस के अंदर है. यूएस बेस्ड है बहुत सारी आर्म्स डील की कंपनी. उसके सिवाय अभी फिलहाल यूएस के अंदर जो इंडियन आईटी सेक्टर के इंजीनियर्स वगैरह जाते हैं और भी कई सारे एम्प्लॉयज जाते हैं वो जाते हैं थ्रू H1B वीज़ा. और ट्रम्प के पिछले टर्म में भी उसने ये किया था कि उनने H1B वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी थी. उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको टाइटन कर दिया था. और इस बार भी हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपने सेकेंड टर्म में भी वो H1B वीज़ा इन पर्टिकुलर पे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाएंगे सिंस उनने प्रॉमिस भी किया था कि वो इमिग्रेशन को कम करेंगे. सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट उसकी वजह से इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स पे एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है इस चीज़ का. हाँ, definitely. For especially for the people in IT sectors, we expect to one day be a part of America, to Yeah. work there, to live there, and just go on about it. तो हाँ, ये IT सेक्टर में तो ऑलरेडी इस चीज़ की बड़ी एक गूंज सी थी कि यार ट्रम्प आएंगे तो H1B वीज़ाज़ का जो नंबर है वो अगेन वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. एंड नॉट ओनली दैट, इन H1B वीज़ा होल्डर्स को ग्रीन कार्ड्स मिलने में भी का भी जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा. तो या दैट्स वन थिंग. कुछ पॉजिटिव्स हैं बट कुछ नेगेटिव्स भी हैं जो इंडिया पे फ़र्क पड़ेगा. बट हे, स्टेइंग इन इंडिया, वर्किंग टू मेक इट बेटर, मे बी दैट्स व्हाट वी शुड फोकस ऑन. सो या. एंड इन केस यू वांट टू नो व्हाट एन H1B वीज़ा इज, जब भी कोई इंडियन सिटीजन या फिर कोई भी फॉरेन सिटीजन यूएस के अंदर जाता है तो उसको टेम्पररीली एक H1B वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है जो कि सिर्फ उसके एम्प्लॉयमेंट तक ही वैलिड रहता है. उसको रिन्यू करा सकते हैं बट परमानेंट वीज़ा लेने के लिए एक फॉरेन सिटीजन को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वहाँ रहना ही पड़ता है. उसके बाद ही उनको परमानेंट वीज़ा लेने के लिए या सिटीजनशिप लेने के लिए अप्लाई करने की परमिशन मिलती है. आई थिंक मैंने जब से पॉलिटिक्स के बारे में मतलब पढ़ा है और देखा है, मैं तब से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से काफ़ी फैसिनेटेड हूँ कि यार जैसे कई लोग बोलते हैं कि ये लेफ़्ट लीनिंग है, ये राइट लीनिंग है, ये कम्युनिस्ट है, ये कैपिटलिस्ट है, ये लिबरल है, ये वोक है, ये कंजर्वेटिव है. तो मुझे इन टर्म्स से भी काफ़ी मतलब फैसिनेशन रहा है कि एक्चुअली इन टर्म्स का मीनिंग क्या है. और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ये चीज़ पे स्पेसिफिकली मैंने ये चीज़ रिसर्च की कि यार ये एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं.
तो जो ये अलग अलग टर्म्स हैं ये बेसिकली दो विंग्स में डिवाइडेड होते हैं, वन इज राइट विंग एंड वन इज लेफ्ट विंग। तो अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं, ऑल्टरनेटिवली अपन डिस्कस करते हैं एक राइट लीनिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक राइट लीनिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होती है, और एक लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होती है। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लीनिंग होती क्या है? राइट लीनिंग जो स्ट्रेटेजी या आइडियोलॉजी है वो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी होती है। वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो गवर्नेंस पे लिमिटेशन हो इस चीज़ पे फोकस करते हैं, और वो ये चीज़ भी चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा रैपिडली सोसाइटी के अंदर चेंजेस ना आए। ये मतलब राइट लीनिंग लोगों की आइडियोलॉजी होती, फ्री मार्केट्स हों, तो ये राइट लीनिंग होते हैं। और वहीं लेफ्ट लीनिंग में ऐसा होता है कि वो सब लोगों के बीच इक्वलिटी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो लोगों के बीच में कहीं पे भी तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहना चाहिए। और उसकी सिवा वो बोलते हैं कि सोशल जस्टिस होनी चाहिए, इनजस्टिस कहीं भी नहीं होनी चाहिए, सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ओके। सो मतलब अब लेफ्ट लीनिंग और राइट लीनिंग तो एक तरीके से मेजर डिवीजन हो गए। अब इनके अंदर भी कई सारे स्मॉल सेक्ट्स टाइप के बन गए हैं जो कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को छोटे मोटे वेरिएशंस में फॉलो करते हैं। जैसे कि एक हो गए लिबरल्स। लिबरल्स भी लेफ्ट विंग लीनिंग ही होते हैं, बट वो बोलते हैं कि हम सबसे ऊपर रखते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम को, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसकी फ्रीडम सबसे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनकी सिविल राइट्स होने चाहिए। सोशल इनजस्टिस यहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए, सोशल इनजस्टिस तो नहीं होनी चाहिए लिबरल्स के हिसाब से। सो सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। इसी के अपोजिट स्पेक्ट्रम पे जो राइट लीनिंग आइडियोलॉजी होती है वो होती कंजर्वेटिव्स। Yeah. कंजर्वेटिव अगेन उसी जगह पे आ जाते हैं, जैसे कि हमारी जो, जैसे हर कंट्री ये बोलता है कि हम इस पर्टिकुलर रिलीजन पे बेस्ड है। जैसे अमेरिका में ये बड़ा फोकस किया जा रहा है कि हम क्रिश्चियनिटी बेस्ड कंट्री हैं। इसी तरह इंडिया में भी कई बार इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है कि हम हिंदुत्व बेस्ड एक नेशन है। बट मतलब इट्स अप फॉर डिबेट, आई थिंक अ डिबेट फॉर अनदर टाइम मे बी, कि क्या रिलीजन बेस्ड कंट्री होना चाहिए। तो कंजर्वेटिव्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि वी फॉलो द रूल्स ऑफ आवर रिलीजन इन दिस कंट्री, वी आर अ रिलीजन बेस्ड कंट्री, एंड हम ट्रेडिशनल स्टेबिलिटी के ऊपर वर्क करेंगे। हम एक तरह से मतलब वही, हम बहुत ज़्यादा रैपिडली सोसाइटी के जो चेंजेस हैं उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ये कंजर्वेटिव की एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई। Yeah, and I'd like to come back to that point कि एक कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में एक से ज़्यादा सेक्ट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। सो आई थिंक इट इज़ अलाउड, प्रोवाइडेड कि कोई भी एक सेक्ट या कोई भी एक कास्ट दूसरी कास्ट या सेक्ट पे ओवर पावर रिलीजन। नहीं करती, उनको सप्रेस नहीं करती। हम्म। सो आई थिंक इट शुड बी अलाउड अप टू सम पॉइंट, एंड आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ लिबरल, हम्म। दिस आइडियोलॉजी। दिस सो आइडियोलॉजी इज अब इससे अपन चलते हैं एक लिबरल आइडियोलॉजी तीसरी पे, जिसको बोलते हैं सोसाइटी प्रोग्रेसिव। या सो प्रोग्रेसिव में ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि सिस्टेमिक चेंजेस हो, और वही सोशल जस्टिस तो रहनी चाहिए सोशल जस्टिस तो हमेशा ही चाहिए उनको। और इसके सिवाय कोई इनइक्वालिटीज हो तो उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लाए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए। हम्म। सो बेसिकली लेफ्ट विंग में गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो उनको चाहिए ही, और सोशल इक्वालिटी भी उनको चाहिए ही चाहिए। ठीक है। हम्म। या आई थिंक प्रोग्रेसिव और इससे पहले अपन ने क्या डिस्कस किया था? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव नहीं, कंजर्वेटिव और प्रोग्रेसिव तो दो अलग अलग स्पेक्ट्रम या में हैं, बट आई थिंक ये वोक और ये जो हैं ये सिमिलर से ही उसके अंदर आते हैं। हाउ डू यू डिफाइन वोक? आई थिंक वो का जो मेजर एम्फेसिस होता है, जिस चीज़ पे वो मेन फोकस करते हैं, जिस पे वो मेन प्रोटेस्ट करते हैं, वो होता है किसी को भी उनके कलर या फिर उनकी कास्ट के बेसिस पे अलग ट्रीट किया जाए। सो ना क्या? अलग ट्रीट किया जाए उसको अपोज करते हैं वो बेसिकली। या देयर यू गो। सो वो इश्यूज पे
अपनी आवाज़ खड़ी करते हैं, जैसे कि रेसिज्म, इनइक्वालिटी, कोई सी भी कास्ट की इनइक्वालिटी हो, इस सब पे किसी वो, भी रिलीजन की या इनइक्वालिटी। रिलीजन की इनइक्वालिटी हो, इस पे वो आवाज़ खड़ी करते हैं। तो बेसिकली वो क्या होते हैं कि हम सारे रिलीजन, सारे कलर्स, सारे कास्ट, सारे जेंडर्स को इक्वल मानते हैं। दिस इज वोक। हाँ, मतलब वोक इज बेसिकली लिबरल और प्रोग्रेसिव। अगर थोड़ा सा एक्टिविज्म की तरफ चले जाए तो वो या वोक वाली कैटेगरी में यस। आता है। वोक जो, मतलब वोक का जो कंसेप्ट था ना, वो स्टार्ट हुआ था एक, इट्स अ, मतलब ये वर्ड ही अपने आप में कि वोक, आई हैव वोकन अप, आई नो मोर, मैं अब सो नहीं रहा हूँ। ये शुरू हुआ था एक बड़े पॉजिटिव मीनिंग के साथ, और वो धीरे धीरे एक मीम वाली कंडीशन में चला गया कि हाँ ही सुपर वोक, वो कुछ ज़्यादा ही वोक है। तो आई डोंट नो, धीरे धीरे अपनी सोसाइटी ने इसको इस डायरेक्शन में हम ले गए कि वो एक मीम टाइप सा बन के रहे। या मे बी कुछ लोग जो वोक थे वो ज़्यादा ही वोक हो गए, या तो मतलब कुछ मतलब सिचुएशंस का एडवांटेज उठाने लग गए कि इक्वालिटी रखें तो हम इक्वल नहीं है, अब हम आपसे ऊपर ही हो गए। सो दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। राइट, अगर मान लो कोई, जैसे आप किसी को उसके गलत एक्शंस के लिए जाके आप उसको कन्फ्रंट करो, और वो ओपनली एक सीन क्रिएट करने ले जाए, क्या बिकॉज आई एम ऑफ दिस कलर एंड ऑफ दिस जेंडर यू आर ट्राइंग टू मेक मी लुक बैड। जबकि उसमें ये कंसेप्ट है कि यार इट्स नॉट अबाउट योर कलर, और ये इट्स अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, योर what you're doing is wrong, you're parking in the wrong spot, yeah, you're doing something wrong, and then trying to use uh, uh, your diversity as an excuse कि क्योंकि I am from a diverse background, you are doing something against me। तो ये यहाँ पे एक वो चीज़ हो गई कि कोई अच्छी चीज़ का किसी ने कुछ गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बेकार हो गई। सो दीज आर, आई थिंक, टाइप्स ऑफ पीपल। या डेफिनेटली। अभी अपन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज, प्रॉपर डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया एंड अमेरिका आर कैपिटलिस्ट, या है ना, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे कैपिटलिज्म बेसिकली फ्री मार्केट्स को प्रमोट करता है। या उसके अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टी इसमें अलाउड है, और मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है। तो कैपिटलिज्म इज़ अ वेरी राइट लीनिंग गवर्नेंस। या एंड कैपिटलिज्म जो है दुनिया के जो टॉप 5 इकोनॉमीज है उसमें से 3 जो हैं वो कैपिटलिस्ट हैं। तो या इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे एन इंडिविजुअल is allowed to have more wealth based on the risks that he takes, बेस्ड ऑन जैसे द हार्ड वर्क बेसिकली। बेस्ड ऑन देयर हार्ड वर्क। तो यार आई एम क्वाइट श्योर कि किसी फैक्ट्री का जो मालिक है और उस फैक्ट्री में काम करने वाला जो वर्कर है, वर्कर हार्ड वर्क मालिक से ज़्यादा ही कर रहा है। या बट हार्ड वर्क की अप्रोच सबकी अलग होती है ना, मतलब कोई हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करता है, और आई मीन आप किसी सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करोगे तो इट विल बी मोर। राइट, सो दैट मीन्स कि अगर आप रिस्क ले रहे हो, किसी की एक पेंसिल की फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, तो द वर्कर कैनॉट क्लेम कि मेरा और इस कंपनी के मालिक का जो पैसा है वो बराबर होना चाहिए, बिकॉज ही टुक द रिस्क ऑन एक्वायरिंग द फैक्ट्री, ये सारी मशीनरी लगाना, रॉ मटेरियल इकट्ठा करना। वेर एज अगर आप पूरे दिन आप वुड के अंदर लेड घुसा रहे हो एंड यू एक्सपेक्ट टू बी पेड द सेम एज द मालिक, देन दैट इज, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स क्वाइट रॉन्ग। तो या ये या एक्चुअली ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है जो बेन शपीरो ने अपनी एक वीडियो के अंदर बोला था। तो आई वाज रियली अफेक्टेड बाय इट बिफोर लिसनिंग टू दिस आर्गुमेंट कि यार वो सारा रिस्क उस आदमी ने लिया है। आई ऑलवेज थॉट कि हाँ यार, लोगों का इक्वल, मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वी शुड ऑल शेयर आवर रिसोर्सेज। या बट by by listening to this, I thought I came to the conclusion कि हाँ, capitalism is not perfect, but it is definitely a better regime than the communist and the socialist, which या एंड फ्रेंकली कैपिटलिस्ट का जो एग्जैक्ट ऑपोजिट है वो ही सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट इज बेसिकली कि उसमें कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए, लाइक सोसाइटी एज अ होल ओन्स एवरीथिंग, ओके, एंड वेल्थ जो है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब अमीर अमीर नहीं होना चाहिए, गरीब गरीबी नहीं होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। सो
दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। लाइक जो अमीर होता है उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दो, जो गरीब होता है उसको फ्री में पैसा दे नहीं दो। नहीं, इट्स स्टिल आई थिंक अमीर पे ज़्यादा टैक्स लगाना इज स्टिल अ पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। या बट बिक्की भी एज अ कंट्री हमने आपको वो एनवायरनमेंट दिया वेयर यू डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट योर सेफ्टी एंड यू कुड स्टैब्लिश योर एंटरप्राइज या एंड बट बिकम रिच। बट एक ऐसी रिजीम जहाँ पे उस अमीर को अमीर ही नहीं रहना दिया कि जितना तुमने पैसा कमाया उस सारे को हम तुमसे ले लेंगे, और जितना उसने नहीं कमाया तो तुम्हारी वेल्थ को उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना इज काइंड ऑफ सोशलिस्ट। या और सोशलिस्ट की तरह ही जस्ट एक और ग्रुप आता है कम्युनिस्ट। हाँ, दे आर हायर वर्जन्स ऑफ Yeah, सोशलिस्ट। they are more strict version. They are basically classless, stateless, and it's like resources हैं वो collect होते हैं और एक ही पूरी एज अ कंट्री और एज अ एरिया वो पूरा उनके पास रहता है और वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राइट। जिसका एक मेजर एग्जांपल है चाइना। चाइना इज ए एंड कम्युनिस्ट रशिया। कंट्री एंड रशिया इज आल्सो कम्युनिस्ट। सो व्हाट दे डू इज दे डोंट लेट अ सिंगल पर्सन हैव too many resources. राइट। That's what communism is. हाँ, ऑल्दो इसका बड़ा ही एक इसके अगेंस्ट एक पॉइंट भी है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तो बिलियनर्स हैं वो पहले अमेरिका में और उसके बाद चाइना में। Yeah. तो आई मीन हाउ आर दे बिलियनर्स इफ दे आर अलाउड टू, इफ दे आर नॉट अलाउड टू हैव सच प्रॉपर्टी? Guess you have to be close to Xi Jinping. Yeah. Let's not go there. But yeah, that's a thing कि कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म का एक प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सारे लोग, कोई मेहनत क्यों करेगा, कोई रिस्क क्यों लेगा अगर उसकी वेल्थ को ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? Yeah. Capitalism gives you then the incentive to work hard towards your goal. So yeah, that's how they are different. Hello everyone and thank you for watching our video. Hi everyone, thanks for watching. I'm Rahul. And I'm Rohit. ये हमारा दूसरा वीडियो था विच इज़ बेस्ड ऑन द अमेरिकन पॉलिटिक्स. विल सून बी गोइंग टूवर्ड्स इंडियन पॉलिटिक्स, एंड इफ़ यू गाइज have any suggestions for us, please add that in the comments. Yeah, and to check out our first video, click on this link. Like, share and subscribe. That's obviously what we need your help with, ताकि हम और आगे अपने वीडियोस निकाल सकें और हम इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकें. Thank you. Never give up. Thank you.